हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता क्या है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है एंड ये सर्कुलर पाथ का ये हमारा हो गया सेंटर। एक पार्टिकल है जिसका मास सपोज m है, वो इस सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, तो विद सम स्पीड हम बोल सकते हैं। इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में। कभी कभी ऑर्बिट एलिप्टिकल भी होता है, लेकिन कभी कभी सैटेलाइट की ऑर्बिट सर्कुलर भी होता है। और भी एक हम एग्जांपल दे सकते हैं, जब हम साइकिल या बाइक में जाते हैं तब रोड में जब टर्निंग आता है तो वहां पर भी हम दाएं या बाएं मुड़ते हैं, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन होता है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि उस वक्त हम पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी पोर्शन हम टर्निंग करते टाइम मूव करते हैं वो भले ही एक पूरा सर्कल ना हो लेकिन एक सर्कल का पार्ट होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक रास्ता है, यहाँ से एक व्हीकल इधर ए से डायरेक्शन में जा रहा था और राइट साइड को ये मुड़ गया। तो यहां से लेकर यहां तक जब ये मुड़ रहा था, जब ये टर्निंग ले रहा था या जब ये टर्न ले रहा था, तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट के बीच में वो जिस पाथ में मूव कर रहा था दैट इज अ सर्कुलर पाथ। हो सकता है कि ये कंप्लीट सर्कल ना हो, लेकिन ये एक सर्कल का छोटा सा पोर्शन है। सो जैसे कि हम देख पाते हैं, ए से बी तक जब वो मूव कर रहा था वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था एंड वो जो पाथ है इस सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन है, जिस सर्कल का सेंटर हमने यहाँ पर ओ दिखाया है। तो टर्निंग लेना रास्ते में, लेफ्ट या राइट टर्न लेना, ये भी एक सर्कुलर मोशन का पार्ट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में सर्कुलर मोशन के देखते हैं। और भी एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं, तो फैन तो रोटेट करता है, फैन का ईच एंड एवरी पॉइंट वो क्या करता है, उसके एक्सिस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जहां पर हम सर्कुलर मोशन को विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में। तो इसका मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तब क्या क्या एंगुलर क्वांटिटी उसमें वेरी करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक सर्कुलर पाथ लिया है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक मूव करता है। एंड जब वो ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर था, उसका जो एंगुलर पोजीशन था, मतलब उसका जो रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था वो हमारा है थीटा। एंड जब वो पी डैश पोजीशन पर चला जाता है, उसका जो एंगुलर पोजीशन है वो है थीटा प्लस डेल थीटा। सो जब वो ऑब्जेक्ट पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक जाता है तब उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है that is del theta. So the angular displacement is equal to del theta. यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, एंड लेट से वो ऑब्जेक्ट को पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगा, लेट दैट टाइम इज डेल टी। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट गोइंग फ्रॉम पी टू पी डैश, लेट दैट टाइम टेकन इज डेल थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डी थीटा बाय डी टी हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स चेंज इन द एंगुलर पोजिशन डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड।
तो जब हम उस टाइम रिकॉर्ड को एक्सट्रीमली स्मॉल लेते हैं, बहुत कम टाइम लेते हैं, तो ये हमारा निकल कर आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जो हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम ओनली डेल थीटा बाय डेल टी लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, मींस ओमेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जब हम लिमिट पुट करते हैं, टाइम को वेरी मच स्मॉल लेते हैं, तो जो हमारा निकलता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। दैट मीन्स ये जो हमारा ओमेगा निकला है, ये हमारा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंड एंगुलर वेलोसिटी तो हम जानते हैं कि डी थीटा बाई डी टी, तो उसका मतलब है थीटा का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमारा बन जाता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो अगर यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर वो मोशन के जो तीन इक्वेशन हम लिखते थे लीनियर मोशन के केस में और कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन, तो उस केस में हम लिखते थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं a जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, s जो है डिस्प्लेसमेंट है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी एंड t तो हमारा टाइम है। सिमिलरली ये जो हम लीनियर मोशन के केस में जैसे हम तीन इक्वेशन लिखते थे जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट था, यहाँ पर भी अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी हम तीन वैसे इक्वेशन हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हम एंगुलर इक्वेशन लिखना चाहते हैं उसके लिए हमको ये लेना होगा कि ओमेगा जो है इसको हम लेते हैं फाइनल एंगुलर स्पीड, फाइनल एंगुलर स्पीड। यहाँ पर मैं एंगुलर वेलोसिटी के बदले एंगुलर स्पीड कहना ज्यादा प्रिफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर के बारे में या फिर डायरेक्शन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किए हैं। जब हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ओनली स्केलर क्वांटिटी यूज करेंगे, दैट इज एंगुलर स्पीड ही बोलेंगे। फाइनल एंगुलर स्पीड हो गया ये। ओमेगा नॉट को हम लेते हैं इनिशियल एंगुलर स्पीड एंड टी तो टाइम ही होगा। उसके बाद जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो हम लेंगे थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही। और इसके बाद जो हम इक्वेशन लिखेंगे एंगुलर मोशन के केस में वो ये होगा, जैसे कि हम ये वाला इक्वेशन लिखना चाहते हैं लीनियर मोशन के केस में जो था v इक्वल वेलोसिटी, तो v हमारा था फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर उसकी जगह हम लिखेंगे ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। जैसे कि हम देख सकते हैं वेरी मच सिमिलर। सेकेंड जो इक्वेशन अगर इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली उसके बाद ये इक्वेशन अगर लिखेंगे, ये हमारा फाइनल लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस
टू अल्फा इंटू एस। तो ये हमारे हो गए इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एंगुलर क्वांटिटीज हो गए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो लीनियर क्वांटिटीज हो गए, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में। एक्चुअली सर्कुलर मोशन में जो लीनियर क्वांटिटीज हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो लीनियर क्वांटिटीज हैं जैसे कि लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारे जो क्वांटिटीज है उनके बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, सपोज कंसिडर ए सर्कल, एंड सर्कल में हम जानते हैं कि अगर ये मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है और ये एक पॉइंट P, एंड पार्टिकल का जो पहला पोजीशन था वो पॉइंट P पर था। अब पार्टिकल P पॉइंट से अब P डैश पॉइंट को शिफ्ट हो गया है, तो ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन है P डैश। सो P से P डैश तक जाने में इसने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया या फिर इसने जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया, दैट इज लेट्स से डेल्टा एस, एंड वो डिस्टेंस ये है, यहां से लेकर यहां तक वो डिस्टेंस मीन्स ये जो आर्क है, इस आर्क का वो लेंथ है, ये जो आर्क है उस आर्क का ये लेंथ है। और P से P डैश तक जाने में ये जो सेंटर में जो एंगल उसने क्रिएट किया वो एंगल लेट से थीटा, एंड रेडियस जो है, रेडियस वेक्टर, दैट इज लेट से आर। हमारे ज्योमेट्री में एक जाना पहचाना एक रिलेशन है, वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो इसका मतलब आर अगर एक सर्कल का रेडियस है, एल अगर एक आर का लेंथ है, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर, सो दिस इज द रिलेशन। एंड अगर यहाँ पर अगर वो रिलेशन को हम पुट करते हैं, यहाँ पर हमारा बन जाता है थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बाय आर, ये हमारा थीटा बन जाता है। सो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, बेहतर है इसी को हम थीटा नहीं लिख के हम इसको डेल थीटा लिख सकते हैं, डेल थीटा। सो यहाँ पर डेल थीटा बन जाता है डेल एस बाय आर। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको मिल रहा है डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा, ये हमारा रिलेशन हो गया। जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सो सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, और इसीलिए इसका जो रेडियस है आर वो कांस्टेंट है। अभी P पॉइंट से P डैश पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगता है, लेट दैट टाइम इज डेल्टा टी। सो अगर डेल्टा टी हम दोनों साइड में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, तो अपना कांस्टेंट है आर डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी, और यहाँ पर डेल एस बाय डेल टी, तो इसका मतलब डेल एस हमारा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक लाइन में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, एंड डेल एस बाय डेल टी जो है ये हमारा लीनियर वेलोसिटी है। सो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर एंड डेल थीटा बाय डेल टी, जैसे कि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, डेल थीटा बाय डेल टी इज द एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिमिट ले सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और सेम चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो और एक स्टेप यहाँ बीच में मैं ऐड कर देता हूँ। तो अगर हम लिमिट ले लेते हैं तो ऑब्वियसली ये बन जाता है डी एस बाय डी टी, एंड क्योंकि ये डी एस बाई डी टी का डेफिनेशन है ये, और यहाँ पर आर इंटू डी थीटा बाय डी टी। सो डी एस बाई डी टी हमारा हो गया लीनियर वेलोसिटी,
एंड ओमेगा हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। सो ये हमारा रिलेशन बन गया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये सिर्फ स्केलर डेफिनेशन है, स्केलर के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, तो इसका वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग this equation, let this is equation 1, differentiating this equation with respect to time again, that is dv by dt is equal to r into d omega by dt। अगर हम लीनियर वेलोसिटी को या फिर लीनियर स्पीड कहना बेहतर होगा, क्योंकि हमने अभी तक वेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया है, सो जो भी है हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको स्पीड ही बोलते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा linear acceleration is equal to r into angular acceleration। सो ये हमारा रिलेशन बन गया linear acceleration and angular acceleration के बीच, सेकेंड इक्वेशन। एंड ये जो linear acceleration है, ये कौन सा acceleration है? ये एक्चुअली हमारा जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। क्योंकि हमने इसको जो डिफाइन किया है स्पीड को डेरिवेटिव करके इसको डिफाइन किया है, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता, लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डी वी वेक्टर बाय डी टी, ये हमारा होता है लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर स्पीड चेंज होने पर भी चेंज हो सकता है, या फिर डायरेक्शन चेंज होने पर भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए ये वाला जो एक्सेलरेशन हमारा निकला है, ये वाला जो एक्सेलरेशन, ये हमारा स्पीड चेंज होने की वजह से ये एक्सेलरेशन आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि और भी एक एक्सेलरेशन है दैट इज ऑल्सो लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन वो स्पीड को चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये वाला जो लीनियर एक्सेलरेशन हमको मिला है, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। इसको हम, इस एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि अभी तो हम, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन रहेगा, इस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन रहेगा, दिस विल बी अलोंग द टेंजेंट, ऐसे अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन रहेगा। सो यहाँ पर तो अभी हम सिर्फ स्केलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर के बारे में या डायरेक्शन के बारे में अभी तक हमने कुछ डिस्कशन नहीं किए हैं। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक्सेट्रा को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम देखेंगे ये जो आर अल्फा वाला जो टर्म है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एंड इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन में जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनके बारे में। तो अभी हम जो भी वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो सारे चीज अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डायरेक्शन के साथ वेक्टर क्वांटिटी के रूप में उसको, उन सबको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हम प्रिफर करेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बदले। एक्चुअली क्या है कि एक पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल जब इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, वो ऐसे ऐसे घूमेगा। सो यहाँ पर पार्टिकल की जो पोजीशन होगा, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल की ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पार्टिकल की जो पोजीशन है, वो तो पोजीशन वेक्टर है, वो चेंज होता रहता है। और ये जो थीटा एक्स एक्सिस के साथ ये जो थीटा बना रहा है, थीटा एंगल, वो भी चेंज हो रहा है, सिंपल वे में चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चेंज होता है, लेकिन इस मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए हमको देख के ये पता चल रहा है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही इसके लिए सही होगा, इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई
एंड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट है r एंड थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो आई कैप एंड जे कैप, एंड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर है वो आर कैप एंड थीटा कैप। सो जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा आई कैप का डायरेक्शन और ये हमारा जे कैप का डायरेक्शन, एंड ये जो डायरेक्शन है ये हमारा आर कैप का डायरेक्शन है, मतलब आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और ये जो थीटा कैप है ये ये इंक्रीजिंग थीटा के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये इंक्रीजिंग थीटा का डायरेक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो रेडियस वेक्टर है जैसे जैसे ये रेडियस वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा तो ये जो हमारा एंगल थीटा है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर ये रेडियस वेक्टर नीचे आएगा मतलब इस तरफ आएगा तो ये हमारा थीटा जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूं कि दिस इज perpendicular to this direction is perpendicular to the r vector but in the increasing direction of theta। so पहला काम हम यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये है कि रेडियस आर कैप एंड थीटा कैप को हम आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में हम लिखें और उनके बीच में रिलेशन भी लिखें। आई कैप जे कैप एंड आर कैप थीटा कैप के बीच में रिलेशन क्या है एंड उनका डेरिवेटिव क्या होगा उनको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। डेरिवेटिव इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि जो आई कैप वेक्टर है एंड जो जे कैप वेक्टर है these vectors are constant unit vectors, constant unit vectors। तो इसका मतलब है पार्टिकल चाहे जहां पे भी हो आई कैप का जो डायरेक्शन ऑलवेज along x axis एंड जे कैप का जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज along y axis। पार्टिकल चाहे जहां पर भी हो एक्स आई कैप मतलब along the x axis, जे कैप मतलब along the y axis। सो ये हमारा रिलेशन है। लेकिन थीटा कैप एंड आर कैप ये दोनों यूनिट वेक्टर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं है, बिकॉज पार्टिकल जब यहां पर होता है यहाँ पर जो पार्टिकल होता है इस पोजीशन के लिए आर कैप का डायरेक्शन इस तरफ है और थीटा कैप का डायरेक्शन इस तरफ है। सिमिलरली मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर है तो इस पोजीशन के लिए आर कैप का डायरेक्शन इस तरफ होगा एंड थीटा कैप का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो इस कंडीशन में आर कैप एंड थीटा कैप का डायरेक्शन जो भी था इस कंडीशन में आर कैप एंड थीटा कैप का डायरेक्शन उनसे अलग है। तो इसीलिए पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से आर कैप और थीटा कैप चेंज होते रहते हैं, इसीलिए आर कैप कहो या फिर थीटा कैप कहो दीज आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। तो आई कैप एंड जे कैप कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसीलिए इन लोगों का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली जे कैप का भी अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे ये जीरो हो जाए क्योंकि दीज आर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। लेकिन अगर हम थीटा कैप का डेरिवेटिव निकालेंगे दे विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर आर कैप का डेरिवेटिव निकालेंगे दे विल नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो नहीं होंगे तो कितने आएंगे उनका जो डेरिवेटिव वो हम थोड़ा अभी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्रेस द आर कैप एंड थीटा कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। सो इसके लिए पहले रिलेशन निकाल लेते हैं एक्स वाई आर एंड थीटा के बीच में। यहाँ पर हम पहले रिलेशन निकाल लेते हैं एक्स वाई एंड आर थीटा के बीच में। सो जैसे कि हम यहाँ पर ज्योमेट्री से देख पाते हैं कि हमारा जो cos थीटा होगा, cos थीटा फ्रॉम द ज्योमेट्री ये जो cos थीटा है cos थीटा इज इक्वल टू
x by r and sin theta is equal to y by r। क्लियरली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो इसीलिए x जो बन जाता है, x हो जाएगा r cos थीटा एंड y हमारा हो जाएगा r sin थीटा। तो यहाँ पर हमने x एंड y को r थीटा के फॉर्म में लिख दिया। अब r एंड थीटा को लिखने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो tan थीटा होता है वो हमारा y by x होता है। तो इसका मतलब थीटा जो हो जाएगा वो हमारा tan इनवर्स y by x हो जाएगा। सिमिलरली हमारा जो r होता है, r मतलब इस फिगर से हम देख पाते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसलिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मतलब r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। सो यहाँ पर r इज इक्वल टू r एंड थीटा को हमने एक्स वाई के टर्म में हमने चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर एंड यहाँ पर थीटा जो हो गया वो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हम लिखने की कोशिश करते हैं आर कैप थीटा कैप को आई कैप एंड जे कैप के फॉर्मेट में। अब हम आर कैप एंड थीटा कैप जो यूनिट वेक्टर दोनों हैं, उन दो यूनिट वेक्टर को हम आई कैप एंड जे कैप के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर वेक्टर जो है वो कंप्लीटली आर कैप के डायरेक्शन में है। मतलब आर वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट, कुछ भी कंपोनेंट थीटा कैप के डायरेक्शन में नहीं। मीन्स आर वेक्टर, जिस वेक्टर को हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं वो कंप्लीटली आर कैप के डायरेक्शन में है। कोई भी आर वेक्टर का कंपोनेंट थीटा कैप के डायरेक्शन में नहीं है। सो आर वेक्टर को अगर हम आर कैप एंड थीटा कैप में लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे आर इंटू आर कैप, क्योंकि कंप्लीटली आर वेक्टर आर कैप के डायरेक्शन में है। तो बेसिकली थीटा कैप के डायरेक्शन में आर वेक्टर का कंपोनेंट है 0, तो इसलिए 0 लिख देते हैं, 0 इंटू थीटा कैप। सो हमारा हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू आर कैप। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया आर वेक्टर का। ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। एंड आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं फिर से फ्रॉम द ज्योमेट्री हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक, ये जो वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू आई कैप, और यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं y इंटू जे कैप। एंड क्लियरली हम देख पाते हैं फ्रॉम द वेक्टर एडिशन रूल, आर वेक्टर है, इसका जो वैल्यू है उसकी जगह हम लिख सकते हैं x आई कैप प्लस y जे कैप डिवाइडेड बाय आर। एंड हमारा जो रिलेशन था वो रिलेशन ये था x इज इक्वल टू, हमारा होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इन रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। दैट इंप्लाइज आर वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू x की जगह हम लिखेंगे आर कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस y की जगह हम लिखेंगे आर साइन थीटा इंटू जे कैप डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो जाएगा आर। तो दोनों टर्म में से अगर आर आर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारा आर कैप बन के तैयार हो जाता है आर कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा
जे कैप, ये हमारा आर कैप बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं थीटा कैप को, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं थीटा कैप को इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो थीटा कैप का जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो थीटा कैप को लिखने के लिए, मतलब थीटा कैप एक यूनिट वेक्टर है, लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, अगर हमको ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए दैट इज ए कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब कोई भी डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसी डायरेक्शन में हम एक वेक्टर लेंगे, फिर उस वेक्टर से उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमको एक वेक्टर चाहिए थीटा के डायरेक्शन में, सो थीटा के डायरेक्शन में हम एक वेक्टर कंसिडर करते हैं। सपोज थीटा के डायरेक्शन में हमने ये वेक्टर कंसिडर किया, दिस वेक्टर। क्या ये वेक्टर को मैं आर वेक्टर लिख सकता हूँ? आंसर इज नो, आर वेक्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि नो डाउट ये जो हमारा आर वेक्टर है, अब ये जो वेक्टर है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सर्कल के रेडियस के साथ सेम है। लेकिन ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन अलग है, ये वेक्टर है उसका डायरेक्शन अलग है, इसलिए दोनों को सेम नाम हम नहीं दे सकते, इसलिए इसको कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, लेट से आर डैश। तो अगर हम आर डैश को लिखने की कोशिश करते हैं आई कैप एंड जे कैप के फॉर्म में, तो वो बन जाएगा एक वेक्टर जो कि थीटा कैप के डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वेक्टर और थीटा कैप एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर आर डैश हमको मिल गया, तो उसी आर डैश वेक्टर से अगर उसकी मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड करते हैं तो हमको थीटा कैप मिल जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो उस ए वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट इंटू वाई कैप, प्लेन में अगर हम लिखने की कोशिश करें तो एक्स कंपोनेंट इंटू वाई कैप इंटू वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। एंड ये जो हमारा एक्स कंपोनेंट है एक्स, इसको हम पा सकते हैं आई कैप डॉट ए वेक्टर करके, ठीक है। एंड हमारा जो ए वाई वेक्टर है इसको हम पा सकते हैं जे कैप डॉट ए वेक्टर करके, हम उसको पा सकते हैं। सिमिलरली हमारा जो आर डैश वेक्टर है ये हमारा हो जाएगा आर डैश का एक्स कंपोनेंट, आर डैश का एक्स कंपोनेंट, उसको हम बेहतर होगा एक्स डैश लिख लेते हैं, एक्स डैश इंटू वाई कैप प्लस वाई कंपोनेंट मीन्स वाई डैश इंटू जे कैप, क्योंकि टू डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट है वो हमको कैसे मिलता है, किसी भी यहाँ पर हमको कैसे मिला था ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, उसी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ टोटल वेक्टर को हमने डॉट कर दिया था, यहाँ पर सेम चीज करने वाला है। तो आई कैप के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ आर आर डैश वेक्टर को हम सीधा डॉट कर देते हैं, उसके बाद बाहर तो आई कैप है ही। सिमिलरली जे कैप वेक्टर के साथ आर डैश वेक्टर को डॉट कर देते हैं इनटू जे कैप, बाहर तो था ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई कैप डॉट आर डैश, आई कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं, आर डैश का मैग्नीट्यूड दैट इज ऑब्वियसली आर, क्योंकि आर वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इनटू आई कैप इनटू cos थीटा, थीटा मींस एंगल बिटवीन द आई कैप एंड आर डैश वेक्टर। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि आई कैप जो है वो इस डायरेक्शन में है और आर डैश वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा होगा, तो इसलिए cos 90 प्लस थीटा इंटू आई कैप प्लस जे कैप डॉट आर प्राइम वेक्टर, इसका मतलब जे कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं, फिर आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज नो डाउट आर, उसके बाद थीटा कितना है, तो ये हमारा हो गया जे कैप और ये हमारा हो गया आर डैश वेक्टर, उनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, ही थीटा हम लिखते हैं, इसलिए वहां पर हम लिखेंगे
कॉस थीटा इंटू जे कैप हम लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाता है कॉस 90 प्लस थीटा, जो हमारा बन जाता है माइनस साइन थीटा। सो माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप। तो ये हमारा हो गया आर कैप वेक्टर का एक्सप्रेशन। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि थीटा कैप का एक्सप्रेशन। ये जो आर कैप आरडीएस वेक्टर है, ये थीटा कैप वेक्टर की डायरेक्शन में, थीटा कैप की डायरेक्शन में एक वेक्टर है। तो अगर हमको थीटा कैप चाहिए तो उसी डायरेक्शन में जो वेक्टर है, यानी कि आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं आर डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा यहाँ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वो हमारा आर ही होगा, वेक्टर का रेडियस। यहाँ पर भी सेम चीज, आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स दैट इज आर। सो इस एक्सप्रेशन में अगर हम आर डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सो यहाँ पर थीटा का जो एक्सप्रेशन है वो हमारा निकल के आ गया, थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये हमारा एक्सप्रेशन मिल गया थीटा कैप का। एंड और भी एक एक्सप्रेशन हमको पहले मिला था आर कैप का, उसको मैं वहां ले जाता हूँ, दोनों को एक साथ हम रख देंगे। तो ये हमारा हो गया। अभी हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन आर कैप एंड थीटा कैप का, और देखते हैं कितना डिफरेंशिएशन और कितना डेरिवेटिव निकलता है। तो हमारा जो आर कैप है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर कैप इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं और टाइम के रेस्पेक्ट में, और देखते हैं कि क्या निकलता है। अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करने पर तो जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है, अनलाइक आई कैप एंड जे कैप। सो डी आर कैप बाय डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ओके, सो आर कैप थीटा कैप कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं है, लेकिन आई कैप एंड जे कैप तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स है, तो उनको तो हम बाहर ले ही आ सकते हैं। तो आई कैप बाहर आया तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, तो डेरिवेटिव कॉस यहाँ पर हम चेन रूल यूज करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है माइनस साइन थीटा प्लस फिर थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा बन जाता है डी थीटा बाय डी टी। उसके बाद नेक्स्ट जे कैप को बाहर लाएंगे, यहाँ पर साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी थीटा बाई डी टी, ये हमारा हो गया। सो हम जानते हैं कि जो डी थीटा बाई डी टी होता है दैट इज द एंगुलर स्पीड होता है ओमेगा। तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा, दोनों के टर्म में हमारा ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा है। तो ओमेगा हम बाहर ले आते हैं, तो ओमेगा को बाहर ले आने के बाद ओमेगा बाहर आ गया और अंदर रह गया हमारा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो माइनस साइन थीटा आई कैप एंड कॉस थीटा जे कैप है वो एक्चुअली क्या है, वो हमारा ये है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, जो है वो हमारा नथिंग बट द थीटा कैप है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू थीटा कैप। सो डी आर बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी मीन्स आर कैप का टाइम रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू थीटा कैप। सो ये हमारा एक एक्सप्रेशन मिल गया आर कैप का डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं थीटा कैप का डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। सो थीटा कैप इज गिवन बाय थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जे कैप। सो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
सो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली आई कैप एंड जे कैप बाहर ही आ जाएंगे। सो आई कैप हमारा बाहर आ गया। अब माइनस सिंबल तो पहले से ही है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा कॉस थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टी, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट सिमिलरली जे कैप को बाहर लाएंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ये हमारा हो गया। अब ये जो डी थीटा बाई डी टी यानी कि ओमेगा, इसको हम बाहर ले आते हैं और हमारा जो बच जाता है दैट इज, और दोनों टर्म में माइनस है तो माइनस ओमेगा ही हम बाहर ले आते हैं। तो माइनस ओमेगा बाहर ले आने के बाद तो बच जाता है कॉस थीटा आई कैप प्लस हमारा साइन थीटा जे कैप। तो जैसे कि हम देख पाते हैं कि हमारा जो कॉस थीटा आई कैप एंड साइन थीटा जे कैप जो है वो आर कैप है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा आर कैप। सो हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कैप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू आर कैप। सो ये दोनों एक्सप्रेशन हमको मिल गए। थीटा कैप का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू थीटा कैप, एंड आर कैप का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी दैट इज माइनस ओमेगा इंटू आर कैप। तो ये हमारा दो एक्सप्रेशन हमको मिल गया। अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। सो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल जो होता है वो हमको कैसे मिलता है, अगर हम एक पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी हमको मिल सकता है। सो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है सर्कुलर मोशन में दैट इज द रेडियस वेक्टर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी, जैसे कि हमने लिख चुके हैं कि जो आर वेक्टर है उसका जो एक्सप्रेशन है आर इंटू आर कैप। सो यहाँ पर आर एंड आर कैप इन दोनों को हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। अब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट हम आर कैप को रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ आर प्लस आर को ऐसे ही रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ आर कैप। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे ट्रैवल करता है तो वहां पर उसका जो रेडियस होता है, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब ये वाला जो रेडियस होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इसलिए उसका जो डेरिवेटिव हमारा जीरो हो जाएगा। सो ये वाला जो टर्म है ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो बाकी जो बच गया वो ये है आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी। ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है कि डी आर कैप बाई डी टी का डेरिवेटिव क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डी आर कैप बाई डी टी का जो डेरिवेटिव है ओमेगा इंटू थीटा कैप। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर तो रहेगा उसके साथ साथ ओमेगा इंटू थीटा कैप। सो इसका मतलब हमारा जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो हमारा बन गया v वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू थीटा कैप। ठीक है। सो थीटा कैप जो है वो क्या है, थीटा कैप एक्चुअली जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये हमारा आर कैप है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, एंड ये जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, दैट मींस दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसका मतलब है हमारा जो वेलोसिटी है पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो हमेशा सर्कुलर पाथ के प्रति टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। The direction of velocity in circular motion is always along the tangent to the circular path। ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा जो होता है एक्सेलरेशन ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पर कोई स्पीड की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट डायरेक्शन के साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। सो यहाँ पर d बाई डी टी वेलोसिटी वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे आर ओमेगा इंटू थीटा कैप लिखेंगे।
हमने जो वेलोसिटी जो निकाला था, तो वहां पर जो आर ओमेगा है ये हमारा हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड हम बोल सकते हैं आर इंटू ओमेगा, एंड ये थीटा कैप हमारा डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो उसी वेलोसिटी को हमने यहाँ पर लाके पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आर ओमेगा एंड थीटा कैप तीनों में से एक हमारा कांस्टेंट है, दैट इज आर, और बाकी जो ओमेगा हो गया और थीटा कैप हो गया ये हमारा वेरिएबल है, वो वेरी करेंगे, और इसलिए हम आर को बाहर ले आते हैं, बाकी जो दो क्वांटिटी उन दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले हम थीटा कैप को रखेंगे और उसके बाद ओमेगा का डिफरेंशिएशन प्लस हम ओमेगा को रखेंगे, उसके बाद थीटा कैप का डिफरेंशिएशन। ये हम आगे चलते हैं। आर, अब थीटा कैप, ओमेगा का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो बन जाता है अल्फा, क्योंकि ओमेगा होता है हमारा एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, फिर उसका डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा, प्लस ये हमारा जो ओमेगा है वो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लिखना छोड़ दिया है, तो डी थीटा बाई डी टी, सो ओमेगा इंटू यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हमारा हो गया डी थीटा बाई डी टी, दैट इज माइनस ओमेगा इंटू आर कैप। यहाँ पर पुट कर देते हैं, ओमेगा तो पहले से ही है, और यहाँ पर माइनस ओमेगा इंटू आर कैप। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल उसको अगर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाता है, पहले इस टर्म को लिखते हैं, सो दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप प्लस आर अल्फा इंटू थीटा कैप। थोड़ा और उसको अगर मॉडिफाई कर देते हैं, दैट इज ये जो माइनस है इसको आर कैप के साथ लिखते हैं, तो ये हमारा बन जाता है ओमेगा स्क्वायर आर इंटू माइनस आर कैप प्लस आर अल्फा इंटू थीटा कैप। एक्सेलरेशन को हम फाइनल लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू माइनस आर कैप प्लस आर अल्फा इंटू थीटा कैप। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसका दो कंपोनेंट्स हैं। एक जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर आर और उसका डायरेक्शन है माइनस आर कैप। माइनस आर कैप मतलब आर कैप जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये अगर हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, तो ये अगर रेडियस वेक्टर हुआ या फिर रेडियस हुआ आर, तो ये हमारा हो गया आर कैप का डायरेक्शन है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। सो यहाँ पर माइनस आर कैप लिखा है, माइनस आर कैप मतलब आर कैप का डायरेक्शन जस्ट उसका अपोजिट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस आर कैप, ये हमारा हो जाएगा माइनस आर कैप। ठीक है, तो इसका मतलब एक एक्सेलरेशन जो है जिसका मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर आर और उसका जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग माइनस आर कैप डायरेक्शन, एंड माइनस आर कैप डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसलिए ये वाले जो एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरा जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड है आर अल्फा एंड उसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब ये तुम्हारा जो थीटा कैप है, ये हमारा जो थीटा कैप है उसी डायरेक्शन में हमारा ये वाला एक्सेलरेशन है आर अल्फा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा r इंटू अल्फा, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल के पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब पार्टिकल धीरे धीरे पहले घूम रहा था, उसके बाद बहुत तेजी से घूम रहा है, उसके बाद और तेजी से घूम रहा है, इसका मतलब अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसका कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब अल्फा उसका जीरो है। तो उस केस में जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द
टेंजेंट होता है। लेकिन पार्टिकल का जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसका दो कंपोनेंट्स होता है। एक जो कंपोनेंट होता है जिसका वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो हमारा है टुवर्ड्स द सेंटर। एंड अनदर एक्सेलरेशन जो है वो हमारा आर अल्फा, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, दैट इज अलोंग द टेंजेंट। बोथ द एक्सेलरेशंस, चाहे वो ओमेगा स्क्वायर आर इनटू माइनस आर कैप हो या फिर आर अल्फा एंड थीटा कैप हो, बोथ द एक्सेलरेशन आर लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन का ये दो कंपोनेंट्स है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है और उसका जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर हम उसको लिख सकते हैं ओमेगा की जगह अगर हम पुट करते हैं वी बाई आर, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि जो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, अगर मैं बिना वेक्टर सिंबल दिए लिखूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज आर ओमेगा, मतलब स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो यहाँ पर जो ओमेगा हो जाएगा दैट इज वी बाई आर, ये हमारा रिलेशन बनता है। उस रिलेशन को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ओमेगा की जगह हम लिखेंगे वी बाई आर, और उसकी क्योंकि उसका स्क्वायर है तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। यहाँ पर एक आर कैंसल आउट हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इधर हम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं या फिर वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। एंड जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो हमारा आर अल्फा ही है, या फिर उसको आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेट एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ये हमारा सेंटर और ये हमारा रेडियस है आर। हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये हमारा सेंटर है, हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर, इसको हम लिखते हैं ए सी, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है अलोंग द टेंजेंट, तो ये हमारा हो गया 80। तो इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, वो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ए। एंड जो नेट एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली वो ए इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, उसका रूट होगा। क्योंकि नेट एक्सेलरेशन हमारा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर एडिशन होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ओवर निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।